गुड मॉर्निंग एवरीबडी। लास्ट वीडियोस तक मैंने आपको जो है सैलरी हेड के बारे में एक्सप्लेनेशन भी किए थे, कुछ क्वेश्चंस भी समझाए थे और दैट्स ऑल फॉर द सैलरी हेड। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम आप मेरे को फोटो खींच के भेजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। मैं प्रॉब्लम्स दे भी रहा हूँ आपको, उनको भी आपको सॉल्व करना है। इट मे बी कि क्लासेस कभी ना शुरू हो इस ईयर तक, तो आपके असाइनमेंट्स जो होंगे वही बेस बनेंगे आपके मार्क्स के। तो जो असाइनमेंट मैं आपको देता हूँ, आप उन असाइनमेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, पूरा प्रयास कीजिए। कहीं ना आए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछिएगा। राइट, नेक्स्ट जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए, ये सेकंड स्टेप आ गया आपका कि पहले स्टेप में हम 5 स्टेप में पढ़ेंगे। 5 तरह के जो क्राइटेरिया बांटे गए हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था कि किसी भी पर्सन को जो इनकम हो सकती है वो कहाँ कहाँ से हो सकती है। तो वहाँ उसको पहला सैलरी हेड से इनकम हो सकती है, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, तीसरा बिजनेस से इनकम हो सकती है, चौथा कैपिटल गेन हो सकता है और पांचवा इन सब के अलावा अगर कहीं भी है तो वो अदर सोर्सेज के रूप में पांचवा हेड आएगा। इन 5 हेड्स के अंतर्गत हम इनकम टैक्स को पढ़ेंगे। पहला हेड कंप्लीट हो गया, इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकेंड हेड है आज से स्टार्ट आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूँ आपसे जनरल रूल्स, तो जनरल रूल्स में जो हम कहेंगे वो ये कहेंगे, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2019, इस पीरियड में यदि किसी भी प्रकार का मकान संपत्ति से किराए की आय हुई है, ये इनकम किससे होनी चाहिए? रेंट से होनी चाहिए। ये इनकम किससे होनी चाहिए? रेंट से होनी चाहिए। आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास पीडीएफ आ रही है, आप पीडीएफ को पढ़िएगा। पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है, केवल यहाँ एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पूरे पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन क्या है। सुनिएगा ध्यान से। इस समय को, सॉरी यहाँ 19 ही रह गया, ये 20 होगा। तो मार्च 31, 2020 तक की कोई भी इनकम यदि किराए से रिसीव हो रही है तो आप उसे, किराया कौन सा? मकान संपत्ति का किराया। किराया कौन सा? मकान संपत्ति का किराया यदि वसूल हो रहा है तो उसको इस हेड में लिया जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए ध्यान से समझिएगा, जनरल रूल्स में प्रॉब्लम करते हैं बच्चे तो पूरा क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाता है, जबकि बहुत इजी क्वेश्चन होता है। जनरल रूल्स में ये डेट्स ध्यान रखनी है, किराए से आएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि ये किराया किससे आना चाहिए? मकान या मकान से अटैच कोई भी भूमि, मकान या मकान से अटैच कोई भी भूमि होता है ना, जब मकान बना हुआ है 200 गज में तो और 800 गज भूमि खाली पड़ी है, तो मकान और मकान से लगी हुई अगर कोई भी भूमि है, वहां से यदि आपको ऐसी आय प्राप्त हो रही है किराए की, किसकी? किराए की, तो वही शामिल की जाएगी किसमें? इनकम फ्रॉम हाउस। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि टैक्स पेयर जो है, करदाता जो है, असेसी जो है, वह क्या होना चाहिए? मकान संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सब चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है अगर आप सोचें तो। सबसे पहले मैंने कहा इस अवधि में कोई भी किराया मिला हो, फिर मैंने कहा किराया मकान या मकान से जुड़ी हुई भूमि का होना चाहिए, फिर मैंने कहा वह मकान या मकान की संपत्ति का जो मालिक है वो कौन होना चाहिए? करदाता होना चाहिए। तो तीनों एक दूसरे से जुड़ गई, नहीं जुड़ गई? यदि आपने कहीं से किराए पर कोई मकान लिया और उसे किराए पर दे दिया तो मकान संपत्ति से आय में शामिल नहीं होगा।
सबलेटिंग कहते हैं उसको, आगे आएगा। सबलेटिंग को हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मान सकते, वह अदर सोर्स की इनकम में शामिल होगा, वहां जाएगा। ठीक है, अब यहां ये जो स्वामित्व है वह क्या हो सकता है, वास्तविक या काल्पनिक शब्द तो नहीं है इसके लिए, वास्तविक या माना गया, काल्पनिक नहीं कह सकते, थोड़ा सा अच्छा शब्द नहीं है काल्पनिक, यहां पर माना गया। अब ये और समझिए, देखिए एक तो स्वामित्व का क्या मतलब होता है, स्वामित्व का मतलब होता है कि यदि कोई मकान मेरे नाम से है तो मैं उसका क्या हो गया, स्वामित्व हो गया, ये तो है मेरे वास्तविक स्वामित्व। दूसरा होता है माना गया स्वामित्व। माना गया स्वामित्व से क्या मतलब है, माना गया स्वामित्व से मतलब मैंने एक मकान खरीदा, राइट, और उसको मैंने मेरे वयस्क पुत्र के नाम या मेरी पत्नी के नाम कर दिया। अब वास्तविक स्वामित्व कौन है, मेरी पत्नी, क्योंकि उसके नाम से मकान है। परंतु पैसा किसने पे किया है, क्या पत्नी की कोई आय थी क्या कि वो हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकती थी? अगर थी और वो खरीद सकती थी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, परंतु यदि नहीं थी और वह खरीद नहीं सकती थी, इसका मतलब आपने परचेज करके दिया है, आपने स्वामित्व का क्या किया है, बिना प्रतिफल के हस्तांतरण किया है। तो यहां माना गया स्वामित्व किसका होगा, मेरा ही होगा। तो भी अगर कोई आय होती है तो पत्नी की आय में शामिल न होकर किसकी आय में शामिल होगी, मेरी आय में ही शामिल होगी। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना। अगला पॉइंट, जमीन या भूमि का स्वामी होना आवश्यक। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि मकान जिस भूमि पे बना हुआ है उसका स्वामी होना आवश्यक नहीं है। कई बार आपने देखा होगा हाउसिंग बोर्ड की जमीन है, नगर पालिका की जमीन है और मकान बना के रह रहे हैं, तो भी मालिक कौन कहलाते हैं, वही कहलाते हैं जो बना के रह रहे हैं। भूमि किसकी है, वो नगर पालिका या हाउसिंग बोर्ड, परंतु रह कौन रहा है, किराया नहीं, वो लीज पर लेते हैं, 99 साल की लीज पर लेते हैं। ऐसी स्थिति में भी स्वामित्व उनका ही होगा जिसने उसको लीज पर ले रखा है, नगर पालिका या हाउसिंग बोर्ड का नहीं। अब मकान देश में हो या विदेश में, अगर किराए पर उठाकर कमा रहे हो तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में ही शामिल किया जाए। चाहे विदेश के मकान से कमा रहे हो तो भी वही हाउस प्रॉपर्टी है, चाहे देश के मकान से कमा रहे हो तो भी वही हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है काल्पनिक आय भी कर योग्य होती है। अब काल्पनिक आय से मीनिंग क्या है, यहाँ सुनिएगा ध्यान से, आप आगे जाकर के देखेंगे कि किसी एक मकान, ध्यान देखें, किसी एक मकान को स्वयं के निवास हेतु करमुक्त रखा जा सकता है। यानी कोई भी कर जाता है और उसका एक मकान है तो वह निवास के लिए क्या होता है, करमुक्त होता है। ऐसा नहीं है कि उसे किराए पर दे देगा तो भी करमुक्ति होगी ना, वह खुद रहता है तो उस मकान संपत्ति से किसी प्रकार की आय नहीं मानी जाती है, जीरो आय मानी जाती है। कौन सी आय मानी जाती है, जीरो आय मानी जाती है। परंतु सुनिएगा अब यहाँ पर ध्यान से आए कि ये क्या कह रहा है, काल्पनिक आय भी कर योग्य होती है। एक से अधिक मकान है, सब खाली पड़े हैं, एक से अधिक मकान है, सारे खाली पड़े हैं, तो भी एक मकान की को करमुक्त करवाया जाएगा, बाकी सारे मकानों के ऊपर काल्पनिक आय कैलकुलेट करके टैक्सेबल करवानी होगी। बाकी सभी मकानों पर काल्पनिक आय, चाहे से वहां से कुछ नहीं मिल रहा है, परंतु उसकी आय कैलकुलेट करके क्या करानी पड़ेगी, टैक्सेबल करानी पड़ेगी। इमेजिनरी क्या करनी पड़ेगी, इमेजिनरी इनकम को टैक्सेबल कराना। फिर इसके बाद
नेक्स्ट जो पॉइंट है, यदि मकान संपत्ति को क्या कर लिया गया है, बिजनेस के लिए यूज कर लिया गया है, सुनिएगा ध्यान से, यदि हाउस प्रॉपर्टी को किसके लिए यूज कर लिया गया है, बिजनेस के लिए यूज कर लिया गया है, तो उसमें हाउस प्रॉपर्टी के आधार पर टैक्स नहीं लगेगा, वह व्यवसाय और पेशे की क्या बन जाएगी, संपत्ति। व्यवसाय के में उपयोग जो भी हो रहे हैं मकान, क्या होंगे, इस आय इसमें कर योग्य नहीं होंगे, कर्म तो नहीं कह सकता मैं उसे, इसमें इस शीर्षक में कर योग्य नहीं, यानी यदि कोई हाउस प्रॉपर्टी को आप किसमें यूज कर रहे हो, बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में वो हाउस प्रॉपर्टी क्या होगी, टैक्सेबल नहीं होगी इस ऐड में। वो अलग से कैलकुलेशन जो बताऊंगा मैं आपको आगे आकर के, जब भी हम ऐड करेंगे कि देखो ये यहाँ पर ये चीज यूज आ रही है, तो ये तो यहाँ पर आएगी, वो वहां पर जाएगी, कंपैरिजन हो जाएगा, चिंता न करें, ठीक है। तो बिजनेस में यूज आने वाली मकान संपत्ति को आप क्या कहेंगे, इस शीर्षक में कर योग्य नहीं होंगे। हाँ, परंतु आपने अपने व्यवसाय में उपयोग नहीं किया और व्यवसाय हेतु किराए पर दे दिया, तो कर योग्य हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, स्वयं के व्यवसाय में प्रयोग कर रहे हैं, व्यवसाय के उपयोग में मकान इस शीर्षक में कर योग्य नहीं, यानी खुद के व्यवसाय के प्रयोग में, परंतु आपने कह दिया गलत तो कर ले व्यापार और किराया ले रहे हो, तो फिर तो किराए की इनकम आ रही है, फिर तो ये किसमें जाएगा, इसी शीर्षक में टैक्सेबल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद है उप किराएदार से किराया। उप किराएदार से किराए का मतलब क्या, किसी और का मकान हमने किराए में दे दिया 5,000 में, दे दिया कितने में, 7,000 में, तो उप किराएदार से जो किराया आ रहा है वो अपनी इनकम नहीं है, वो kiस में जाएगी, अदर सोर्सेज हेड में, किसमें जाएगी वो, अदर सोर्सेज हेड। अब मिश्रित या संयुक्त किराया, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मिश्रित या संयुक्त किराए से मतलब क्या, कि ये मकान तो आप उपयोग करो ही करो, साथ ही में मैं आपको एक गैस सिलेंडर भी दे देता हूँ, इसमें फर्नीचर भी दे देता हूँ, इसमें ये भी दे देता हूँ, वो भी दे देता हूँ। तो अब आपको ध्यान रखना है, यदि इस प्रकार का सिस्टम है कि आप मकान के साथ साथ और भी सुविधाएं उसको उपलब्ध करा रहे हैं, तो आपको उन सुविधाओं को अलग हटाना पड़ेगा और मकान के किराए को ही आप कहाँ लेंगे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में लेंगे। उन सुविधाओं को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में शामिल नहीं किया जाता, उनकी वैल्यूएशन करके क्या किया जाएगा, अलग से हटाया जाएगा। ये मिश्रित किराया या संयुक्त किराया है, राइट। तो आप इसमें से क्या करेंगे, केवल मकान का हिस्सा। अब मशीन, प्लांट, फर्नीचर सहित अगर आपने क्या कर दिया, किराए पर, जैसे कोई व्यवसाय संपत्ति आपकी चल रही है, कोई प्लांट लगा रखा आपने, मशीनें लग रही है वहां पर, फर्नीचर लग रहा है वहां पर, और उसके समेत ही आपने किराए पर दे दिया, तो यदि आप इनका किराया और मकान का किराया अलग कर सकते हैं, तो मकान वाला हिस्सा ही केवल यहाँ आएगा, और अगर अलग नहीं कर सकते तो ये कुछ भी यहाँ शामिल नहीं हो। ध्यान में, जैसे मैंने 1 लाख रुपए में किराए पर दे दिया, हर महीने का 1 लाख रुपए किराया लेता हूँ, उसमें मशीन लगा रखी है, प्लांट लगा रखा है, फर्नीचर लगा हुआ, सब कुछ किराए पर दे दिया, और किराया कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए, और मैं शो करना चाह रहा हूँ कि हाउस प्रॉपर्टी में 1 लाख शो कर दूँ, नहीं कर सकता। मुझे मशीन, प्लांट और फर्नीचर का किराया कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करने के बाद जो बचा हुआ किराया है वही हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। और बोले हम तो नहीं कैलकुलेट कर सकते साहब, पता ही नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो पूरा का पूरा ही हाउस प्रॉपर्टी से गायब। यहाँ हाउस प्रॉपर्टी में वह बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाएगा। ये जनरल रूल्स हैं, आपको बिल्कुल पकड़ के रखने पड़ेंगे। जब तक जनरल रूल्स नहीं पकड़ के रखोगे तब तक आपका चैप्टर बढ़िया तैयार नहीं होगा, नहीं तो आप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें।
सह स्वामित्व की स्थिति में स्वामियों को पृथक कर निर्धारण का अधिकार होगा। हाँ बिल्कुल सही। एक मकान है और 4 मालिक हैं और चारों रह रहे हैं वहां पे, या चारों ने किराए से दे दिया। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चारों का जितना हिस्सा है उस हिस्से के आधार पर चारों के लिए वो किराए पर उठाया हुआ मकान हो गया, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो जाएगी। चारों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन होगा। जैसे इसका शामिल में किराया कितना आ रहा है, 50,000, ये 25,000 ले रहा है, ये 5,000 ले रहा है, ये 10,000 ले रहा है और ये 10,000 ले रहा है। तो इनकी चारों की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अलग अलग, 4 व्यक्ति हो गए आप, 4 इंडिविजुअल्स यूँ कहते हैं, अलग अलग करदाता हो गए, तो सब अलग अलग करदाताओं के लिए अलग अलग गणना की जाएगी। सह स्वामित्व की स्थिति में उनके टुकड़े कर लिए जाते हैं, प्रत्येक के लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ये कहलाएगी। नेक्स्ट, विवादास्पद मकान की दशा में अगर कोई विवाद चल रहा है, यानी डिस्प्यूट हो गया भाई आपस में ऑनरशिप का डिस्प्यूट होने की दशा में भी वहां तो किराया तो आ ही रहा है। जैसे किराए पर कोई मकान है और उसमें ऑनरशिप में डिस्प्यूट हो गया, तो जिसको किराया दिया जा रहा है, यानी जो किराया प्राप्त कर रहा है, उसी के लिए वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बन जाएगी। बाकी तो कुछ प्राप्त कर ही नहीं रहे हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे बन सकती है उनके लिए। तो यहाँ ध्यान देंगे आप कि यदि डिस्प्यूटेड कोई प्रॉपर्टी है तो किराया जो रिसीव कर रहा है, जो कलेक्ट कर रहा है, वही उसका क्या कहलाएगा, मकान संपत्ति से आय के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अब सुनिए, यदि व्यवसाय के कर्मचारी को आपने क्या कर दिया, किराए पर दे दिया मकान। जैसे हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय है और उस एम्प्लॉय को मैं एक कमरा क्या कर दूँ, किराए पर दे दूँ। यहाँ किराए की आय हाउस प्रॉपर्टी की आय नहीं कहलाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति के वहाँ रहने से किस में लाभ हो रहा है, बिजनेस में लाभ हो रहा है। लाभ किस में हो रहा है, बिजनेस में हो रहा है। वो सुबह जल्दी उठ करके दुकान खोल लेता है, या वो सुबह जल्दी उठ करके काम कर लेता है, या आप रात को भी कोई काम होता है तो उससे लेट तक करवा लेते हो, इसलिए दे रखा आपने कमरा किराए पर, किराए के लिए नहीं दे रखा है आपने। तो वहाँ अगर बिजनेस को लाभ हो रहा है तो वह बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम में शामिल किया जाएगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। दैट्स ऑल फॉर द जनरल रूल्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सामान्य नियम आपके यही खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जो हाउस प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम कैसे टैक्स असेसमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।